राज्य बदल जाते हैं, शहर बदल जाते हैं, लेकिन नहीं बदलती बदहाली की तस्वीर। गोवा में ऑक्सीजन की कमी की वजह से 4 दिन में 74 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। आज तक ने अस्पतालों की बदहाली की तस्वीर दिखाई तो सरकार एक्शन में आई, लेकिन सवाल ये कि आखिर 74 मौत का जिम्मेदार कौन है? कोरोना के मरीज एक एक सांस के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उस दौर में मरीजों की बढ़ती संख्या के चलते गोवा के मेडिकल कॉलेज का दम फूल गया है, जिसका खामियाजा मरीजों को अपनी जान देकर भुगतना पड़ रहा है। दावा है कि ऑक्सीजन की कमी के चलते बीते 4 दिनों में गोवा मेडिकल कॉलेज में 74 मरीजों की जान जा चुकी है। 11 मई को मेडिकल कॉलेज में 26 मरीजों की मौत हुई, 12 मई को 20, 13 मई को 15 और 14 मई को 13 मरीजों को ऑक्सीजन की कमी के चलते अपनी जान गंवानी पड़ी। 3-4 दिन पहले 26 लोग मरे थे, उसके बाद 20 लोग मरे, कल 15 पेशेंट्स ने अपनी जान गंवाई और आज मैं आपको बता दूं 13 पेशेंट्स ने अपनी जान गंवाई है। हाई कोर्ट से भी गोवा सरकार को, इस हॉस्पिटल के प्रशासन को फटकार लगाई गई है, लेकिन अभी तक भी कोई भी चीजें यहाँ पर सीखी नहीं जा रही है कि पेशेंट्स की जान किस तरीके से बचाई जाए। और जब हम कोशिश करते हैं यहाँ की सच्चाई दिखाने के लिए तो हम पर पुलिस आ जाती है। गोवा में कोरोना संक्रमण की पॉजिटिविटी रेट 51% है, यानी टेस्ट कराने वाला हर दूसरा आदमी पॉजिटिव हो रहा है। रिकवरी रेट भी सिर्फ 71% है, यानी गोवा की हालत लगातार खराब हो रही है और उस पर अस्पताल का ये हाल। दरअसल कोरोना की पहली वेव में प्रदेश सरकार ने पूरी तरह से लापरवाही बरती, जिससे गोवा कोरोना के जाल में फंस गया। लगातार होती मौत ने अस्पताल प्रशासन को सांसत में डाल दिया है। दिल्ली से ऑक्सीजन मंगाई जा रही है, टैंकरों से ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है, लेकिन विपक्षी पार्टियों ने इस संकट को लेकर सरकार को घेरना शुरू कर दिया है और मामला हाई कोर्ट तक पहुंच गया है। पिछले 3 दिन से लगातार रात को लगभग 2 बजे से 6 बजे के बीच में ऑक्सीजन की सप्लाई की जो प्रेशर है ये कम होता जा रहा है और इसकी वजह से लगभग ऑन एन एवरेज 20 लोगों की मृत्यु हो रही है ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल कम होने के कारण, क्योंकि प्रेशर जो आता है ऑक्सीजन सप्लाई का कम हो रहा है। और आज हमें पता चला है कि लगभग 300 सिलेंडर कुछ कम थे, इनको रिक्वायरमेंट ज्यादा है। सो बेसिकली जो हो रहा है लॉजिस्टिकल इश्यू की वजह से हो रहा है। अभी नोडल ऑफिसर अपॉइंट किया गया है, IAS ऑफिसर, जो ऑक्सीजन की सप्लाई देख रहे हैं, तो वो भी कुछ नहीं कर रहे। सो लॉजिस्टिकल इश्यू सॉल्व करने में कितने दिन लगते हैं? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, लेकिन लगातार पिछले 1 हफ्ते से डेथ्स हो रहे हैं। स्वयं गोवा मेडिकल कॉलेज के डीन, स्वयं गोवा राज्य के आरोग्य मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री विश्वजीत राणे स्वयं अपने मुंह से कह रहे हैं कि सुविधाओं के अभाव में, ऑक्सीजन की कमी में लोगों की मौत हो रही है। 1 साल हो गया है, ये सरकार अभी भी कोई भी तैयारी करने में असफल रही है। ये गोवा के स्वास्थ्य सेवा की वो हकीकत है जो सरकार को सीधे सीधे कटघरे में खड़ा करती है। अब आज तक की खबर के बाद सरकार की नींद खुली है। उम्मीद है कि अब यहां ऑक्सीजन की कमी से मरीजों को अपनी जान ना गंवानी पड़े। गोवा से सौरभ भक्तानिया के साथ आज तक ब्यूरो। देवबंद के ढिकौली गांव में आज तक का कैमरा पहुंचा। कैमरे में जो कैद हुआ, आज तक की टीम ने जो कुछ भी वहां पर देखा वो सच सरकारी दावों से एकदम उलट है। बागपत के ढिकौली गांव में मरीजों के इलाज के लिए यही स्वास्थ्य केंद्र मौजूद है। ये तस्वीरें सरकार के दावों पर करारा तमाचा है। कागजों और सरकारी सिस्टम में ढिकौली गांव में रहने वाले 28,000 बाशिंदों की सेहत का पूरा ख्याल रखा जा रहा है, लेकिन कैसे, ये आप आज तक संवाददाता अरविंद ओझा की रिपोर्ट से समझ सकते हैं। आप ये जो खंडहर नुमा बिल्डिंग देख रहे हैं, दरअसल सरकारी दस्तावेजों में ये एक अस्पताल है। इस वक्त मैं बागपत पे ढिकौली गांव में मौजूद हूं और इस ढिकौली गांव की आबादी 28,000 के लगभग है। गांव में
आए दिन कोरोना से लोगों की मौत हो रही है, लेकिन 20 सालों से आसपास के गांवों में यही एकमात्र सरकारी अस्पताल था जो अब खंडहर में तब्दील हो चुका है। सोचिए, आंकड़ों में इसी हेल्थ सेंटर में इलाज चल रहा है, लेकिन यहाँ का नजारा और स्थानीय लोगों की आप बीती पूरी कहानी बयां कर रही है। इन गांवों में कोई भी सरकारी अस्पताल का किसी सरकारी डॉक्टर का कोई प्रावधान नहीं आएगा। इन गांवों में 16-17 अप्रैल से लगाकर आज तक जो है 20 आदमियों की डेथ हो चुकी है, जवान भी, बूढ़े भी, महिलाएं भी कोरोना से। लेकिन कोई टेस्टिंग नहीं है, कोई ट्रीटिंग नहीं है। यहाँ से जो अस्पताल खंडर में बना हुआ है, पहले सरकारी अस्पताल था, सरकारी अस्पताल की जमीन है, ये कागजों में सरकारी अस्पताल दर्ज है। ये 25 साल पहले इस गांव में इस जगह पे, इस हॉस्पिटल में यहाँ डॉक्टर बैठता था। यदि गांव में किसी को बुखार हो जाता था, चोट लग जाती थी, तो वो यहाँ पर आता था। प्राथमिक उपचार केंद्र। लेकिन 25 साल बाद आज इसकी स्थिति देख ली। और डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है? डेवलपमेंट का मतलब बात ये होता है कि 25 साल पहले यहाँ डॉक्टर था, तो आज यहाँ एक पैथोलॉजी लैब होनी चाहिए थी, एक एक्सरे मशीन होनी चाहिए थी, दूसरी और इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए था। दस्तावेजों में भी ये जमीन अस्पताल के लिए आवंटित बताई जाती है, लेकिन पिछले 20 से 25 सालों में ढिकोली गांव की ये प्राथमिक उपचार केंद्र की बिल्डिंग खंडहर में तब्दील हो चुकी है। बिल्डिंग के बाहर गोबर का ढेर है और अंदर गांव के लोग भैंसों को खिलाने वाला भूसा भरकर रखते हैं। स्थिति यहाँ पर गोबर का ढेर है और जो ये खंडहर है, इस खंडहर के अंदर भी पूरी तरीके से भूसा, जो खंडहर है, खंडहर का कमरा है, उसके अंदर भूसा रखा हुआ है। और जिस तरह से गांव के लोगों का दावा है कि टेस्टिंग नहीं हो रही है और जितने लोगों की मौत हुई है उनको कुछ दिन बुखार आया है, बुखार आने के बाद फिर उनकी मौत हुई है। लेकिन जो शासन है, प्रशासन है, वो गांव में किसी तरीके की टेस्टिंग नहीं करा रहा है और जो प्रशासन है उसकी पूरी तरीके से गांव की बेरुखी है। इनका ये भी कहना है कि ऐसा लगता है कि जो शासन प्रशासन ये मान चुका है कि गांव में लोग रहते ही नहीं है, सिर्फ शहरों में रहते हैं। तो ये स्थिति है बागपत के ढिकोली गांव की। गांव के लोगों का दावा है कि अप्रैल महीने से लेकर अब तक गांव में बुखार से अब तक तकरीबन 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। तो ये यहाँ से बुखार आया था, बुखार आने में वहाँ से हॉस्पिटल ले गए, वहाँ से वो उसकी वो सांस आने में वो परेशानी बनी हो, यही हुआ। कितने दिन में बुखार हुआ? कितने दिन में? बुखार तो एक दिन आया जी। ढिकोली गांव में रहने वाले रतन लाल की पत्नी की मौत कुछ दिन पहले हुई। रतन लाल के मुताबिक उनकी पत्नी पूनम को बुखार आया और हालत बिगड़ी, जिसके बाद दम निकल गया। ऐसी दर्दनाक दास्तान सिर्फ रतन लाल की नहीं है, बल्कि गांव के कई लोगों की है। गांव वालों का कहना है कि सब कुछ भगवान भरोसे है। हमारे यहाँ इतने आजादी के इतने साल बाद भी आज तक एक MBBS यहाँ पे प्रैक्टिशनर नहीं है। RMP यहाँ पे नहीं है। BAMS 2-3 डॉक्टर हैं, वो भी आयुर्वेद के हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ का जो मेडिकल हॉस्पिटल है, जो बोर्ड द्वारा स्थापित हुआ था, उसकी जर्जर हालत है। उसमें ना कोई डॉक्टर आता है, न कोई बेड है, न कोई दवाई है। गाँव वालों का आरोप है कि कोई सुविधाएं नहीं है। जब हमने जिले के कलेक्टर राम कमल यादव से यही सवाल पूछा तो उनका जवाब सुनिए। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर समुचित उपचार की व्यवस्था है। जनपद में अभी वर्तमान में 6 L2 फैसिलिटीज चल रही हैं, जिसमें हमारी CSC सरूरपुर है, CSC खेगड़ा है, और हम लोग एक 250 बेड का हॉस्पिटल फैसिलिटी आर्यवर्त इंटर कॉलेज में डोला में चल रही है हमारी। सरकार के अपने दावे हैं, लेकिन गांव की जमीनी हकीकत एकदम अलग है। बागपत से कैमरामैन सत्येंद्र भाटी के साथ अरविंद ओझा, बागपत आज तक। शहर हो या कोई गांव, हर जगह का हाल बेहाल है। अब हम आपको दिखाते हैं राजस्थान के सीकर के हालात, जहां गांव के अस्पताल में ताला लगा है। जिला अस्पताल के डॉक्टरों को कोरोना हो चुका है और मौत का सिलसिला लगातार जारी है। घरों के दरवाजे बंद हैं, सड़कों पर सन्नाटा पसरा है और लोगों के दिलों में दहशत है। कोरोना वायरस ने राजस्थान के सीकर के गांवों में ऐसा तांडव मचा रखा है कि लोग घरों से बाहर पैर रखने से भी डर रहे हैं। गांव वालों के दिल में इस बात का खौफ है कि कहीं वायरस उन्हें अपनी चपेट में ना ले ले और उनकी जान पर न बन जाए। सीकर के दांतरू पंचायत में कोरोना लोगों की जान पर काल बन रहा है। खांसी बुखार से बीते 15 दिनों में यहां 30 लोगों की जान जा चुकी है।
दांतरू ग्राम पंचायत में पिछले 17 से 18 दिन में 30 मौतें हो चुकी हैं, जिसमें से 13 मौतें चैचर बड़ा गांव की है। अगर कैलकुलेटिव डेटा की मैं बात करूं तो 6500 की आबादी में 30 डेथ होना लगभग 0.50% की कुल आबादी की डेथ हुई है। लगातार हो रही मौतों से लोग इस कदर डरे सहमे हैं कि बाहर निकलने से भी घबरा रहे हैं। ऐसा हो रहा है गांव में, आपको देखने को मिलेगा किस तरह की किसी भी गेट पर देख लीजिए गेट बंद मिलेगा। गांव में अक्सर गेट बंद नहीं रहते हैं, लेकिन खौफ का ये आलम है कि जिस तरफ भी आप यहाँ देखेंगे हर किसी का गेट बंद है, हर कोई दहशत में है। इस तरह से गांव में इतने बड़े पैमाने पर कोरोना फैला हुआ है, लेकिन जांच की भी वहाँ व्यवस्था नहीं है। लोग कह रहे हैं कि अचानक से दम घुटना शुरू होता है, सांसें फूलने लगता है और जब तक हम शहर जाते हैं तब तक मौत हो जाती है। इसके बावजूद यहाँ पर कोई कोविड सेंटर नहीं बनाया गया है, कोई ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं की गई है, कोई एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं की गई है। जिन लोगों ने महामारी की मार से अपनी जान गंवाई है, उनकी बातें सुनकर आपको गांव पर आई इस आपदा का अंदाजा हो जाएगा। जैसे घर से हम दांतरू में जो हमारा है वहाँ गए तो वहाँ पर डॉक्टर ने पहले दूरी से बोल दिया कि बाहर ले जाओ, यहाँ मत बैठने दो, अंदर मत लाओ, अंदर मत लाओ। तो मैं बाहर से ले गया तो डॉक्टर खुद तो उठ के पीछे भाग गए और वहाँ से दूसरा कोई वो नर्स वगैरह है तो उनको भेजा। वो आके बाहर आके हमारे को बोला कि आप शहर ले जाओ इसको। हम फतेहपुर गए, वहाँ पे ऑक्सीजन वगैरह लगाया लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा, तो वो शिक्कर रेफर कर दिया और शिक्कर में जाकर के वहाँ फिर थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट चालू किया, इतने में खत्म हो गया। मतलब आज सांस की प्रॉब्लम हुई, फिर फतेहपुर लेगा बटा कोई शिक्कर ले जाओ, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, शिक्कर में रास्ते में पास आ खत्म हो गया। गाँव में कोई व्यवस्था नहीं है, गाँव में नहीं, गाँव में कोई एम्बुलेंस की कोई ऑक्सीजन की कोई व्यवस्था नहीं। गांव के लोगों की बातों से पता लगा कि इतने खराब हालात के बावजूद यहाँ अब तक कोई इंतजाम नहीं किया गया और तो और गांव के उप स्वास्थ्य केंद्र पर ताला जड़ा हुआ है। चाचीवाद बड़ा गांव में 13 लोगों की मौत 15 दिनों में हो चुकी है और शायद ही कोई घर है जहां पर लोग खांसी बुखार से ग्रसित नहीं है। इसके बावजूद देख सकते हैं आपकी उप स्वास्थ्य केंद्र पर ताला लगा हुआ है और कल नोटिस बोर्ड पर लिख कर गए हैं यहाँ काम करने वाले एएनएम कि वो गांव में सर्वे करने जा रहे हैं, उसके बाद दोबारा नहीं लौटी। गांव वालों का कहना है कि 1 घंटे भी यहाँ पर कोई नहीं रहता है, जबकि इस तरह की भयावह स्थिति है गांव में। प्रशासन ने इतनी मौतों के बाद और इतनी बड़ी संख्या में पॉजिटिव आने के बाद धारा 144 तो लगा दिया, मगर प्रशासन का कोई अधिकारी गांव आता नहीं। तबीयत बिगड़ने पर लोग सबसे पहले फतेहपुर ब्लॉक के प्राथमिक केंद्र पर जाते हैं, लेकिन वहां का जो हाल है उसे सुनकर आपको खुद हैरानी होगी। और ये यहाँ का सबसे बड़ा अस्पताल है, आदर्श राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, लेकिन यहाँ पर कोरोना का कोई मरीज आए तो उसके लिए कोई सुविधा नहीं है, कोई ऑक्सीजन की सुविधा नहीं है। अगर किसी भी तरह से वो गंभीर अवस्था में आ जाता है तो शहर ले जाने के अलावा और कोई उपाय नहीं है। और खुद जो डॉक्टर यहाँ पर देख रहे थे वो भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। गांव में ज्यादातर मौत सांस लेने की तकलीफ के चलते हुई है। गांव वालों का साफ कहना है कि अगर मरीजों को शहर के अस्पताल तक ले जाने की सुविधाएं होती तो कई लोगों की जान बचाई जा सकती थी। विभाग ये कह रहा है कि 4 से 5 मौतें कोरोना से हुई हैं, लेकिन ज्यादातर मैक्सिमम जो मौतें हैं सांस की तकलीफ होने से हुई हैं। ऑक्सीजन लास्ट स्टेज जब आया, जब ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी, तब यहाँ पे पेशेंट्स को जो है ऑक्सीजन नहीं मिला। कलेक्टर साहब का हमारी पंचायत में दौरा हुआ, तब हमने कलेक्टर साहब से भी ये ऑक्सीजन की डिमांड की, उन्होंने आश्वस्त किया, लेकिन अभी तक कोई हुई नहीं है। हम ये चाहते हैं कि कम से कम फतेहपुर या सीकर जो नजदीकी हमारे शहर हैं जहां को उपचार मिलता है, वहां तक जाने के लिए कम से कम पेशेंट को है ऑक्सीजन मिल जाए। गाँव में जबरदस्त तरीके से स्प्रेड हुआ है। कुछ ऐसी आफत जेठुआ के बास में भी आई हुई है। 1000 लोगों की आबादी में अब तक यहाँ 8 लोग कोरोना के चलते जान गंवा चुके हैं और घर घर पर लोग बीमार हैं। ये इस तरह के हालात हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये डिस्पेंसरी है, राजकीय एड पोस्ट डिस्पेंसरी, जहाँ पर इस वक्त जब इस तरह से कोरोना के हालात हैं उस वक्त भी दोपहर में ताला लगा हुआ है। होना यह चाहिए कि सरकार को ऐसे समय पर यहाँ पर ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि जब भी गांव वालों की जरूरत पड़े, जब भी कोई बीमार पड़े, कोई ऐसा व्यक्ति हो जो गांव वालों की मदद करे, एम्बुलेंस की व्यवस्था हो, ताकि
शहर ले जाने के रास्ते में किसी की सांसें नहीं उखड़े, लेकिन गांव में जिस तरह से बड़े पैमाने पर लोग बीमार पड़ रहे हैं, मौतें हो रही हैं, निश्चित रूप से गांव में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं इतनी लचर हैं और कोई देखने वाला नहीं है, जिसकी वजह से गांव में इस तरह के हालात पैदा हो गए हैं। ऐसे हालात में साफ है कि राजस्थान के गांवों में कोरोना से निपटने के लिए सरकार के पास ठोस प्लान नहीं है, जिससे गांव में मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। शरद कुमार, जयपुर, आज तक। लखनऊ के मोहनलालगंज के गांव के हालात किस तरह के हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे। वहां पर कई परिवार अपनों को खो चुके हैं। अब गांव में टेस्टिंग और सैनिटाइजेशन का अभियान चलाया जा रहा है। सरकार की नींद तब टूटी जब बहुत देर हो चुकी थी। लखनऊ के मोहनलालगंज की रहने वाली आशा देवी की आप बीती आपको रुला देगी। कोरोना के कहर और सरकारी सिस्टम ने आशा देवी की खुशियों को हमेशा के लिए ग्रहण लगा दिया है। आशा देवी के पति अब इस दुनिया में नहीं है। साहब हम कहाँ रहे, हम घर में अकेले रहे, हमका कुछ मालूम तो नहीं रहा है किनका कहूँ भर्ती करा दे। हम भर्ती नहीं हो पाए साहब, कोई कहत रहा है भर्ती हम कहीं करा दे, कोई कहत रहा है कहूँ डार दिए ना, गली में कोई कहत रहा है कहूँ लवाहे ना दिए, हमारे ऑर्डर रहे हम तो यहाँ दवाई करा ना। घर वालों के मुताबिक जब तबीयत बिगड़ी तो कोरोना के डर से और पैसे के अभाव में हॉस्पिटल जाने की हिम्मत नहीं हुई। स्थानीय डॉक्टर से पूछकर दवा खाई, लेकिन जिंदगी नहीं बची। ज्यादा नहीं तबीयत खराब थी, सिर्फ 3 दिन ज्यादा तबीयत खराब हुई। वो कहे कि अगले दिन आज सुबह लेके जाएंगे, सुबह तब रात ही में पूरी गुजरी। सब लोग कह रहे थे कि सरकारी आग में आया, कोई मदद नहीं, कोई नहीं आया, कोई पूछने वाला नहीं आया, कोई निगरानी समिति से कोई आया हो, कोई नहीं आया। आज तक की पड़ताल में मोहनलालगंज के गौरा गांव में कई ऐसे परिवार मिले जिन्होंने अपने को खो दिया। सरकार की नींद टूटी, लेकिन तब जब बहुत देर हो चुकी थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऑर्डर पर अब गांव-गांव टेस्टिंग, ट्रेसिंग और सैनिटाइजेशन का बड़ा अभियान युद्ध स्तर पर चल रहा है। ये तस्वीरें जबरौली गांव की हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर के बीच में जिस तरीके से लगातार संक्रमण बढ़ा, उसको लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार ने गांव में सैनिटाइजेशन के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की बात कही है। इसको लेकर सरकार का मानना है कि लगभग 3 करोड़ परिवार तक सरकार के ये जो लोग हैं वो पहुंचे हैं और सैनिटाइजेशन का काम हुआ है। कोरोना के कहर के बीच सैनिटाइजेशन और स्वास्थ्य विभाग की टीम को गांव में देखकर लोगों में उम्मीद जगी है, जबकि कुछ सरकार की लापरवाही से नाराजगी जता रहे हैं। नहीं, हम तो आज देखे बीच में भी आए हैं एक आधे दफा। सैनिटाइजेशन वगैरह हो रहा है, यहाँ पे लोग आते हैं, काम बढ़िया हो रहा है यहाँ। आप बताइए कि यहाँ पे सैनिटाइजेशन का काम होता रहता है, बीच में लोग आते हैं क्या? सरकारी लोग या निगरानी समिति के लोग आकर के जांच वगैरह करते हैं, टेस्टिंग वगैरह पूछते हैं? आवत है ना, पूछते हैं, हर चीज करते हैं। कोई सैनिटाइजेशन सरकार की तरफ से यहाँ हुआ है? अभी तो नहीं हुआ फिलहाल, और ना कोई, और ना ही कोई यहाँ भी कोई जानकारी ऐसी आई है कि हमारे गांव में सैनिटाइजरिंग और वैक्सीनेशन, इन सब चीजों का भी कोई यहाँ दौड़ा नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश के गांवों में अब प्रशासन की ओर से एंटीजन रैपिड टेस्टिंग की जा रही है, लेकिन सवाल यह है कि इतनी देर से प्रशासन क्यों जागा? जिलाधिकारी महोदय का साफ निर्देश है कि हर गांव में निगरानी समितियां काम करें, उसके साथ साथ टीम गठित की जाए। और ये कल जिलाधिकारी महोदय के निर्देश से चेतक टीम गठित की गई है। इस टीम का काम ये है कि 24 आवर्स 7 मतलब हफ्ते के 7 दिन 24 घंटे ये काम करते हैं। क्योंकि हमारी इस समय ये है कि तुरंत उनको जो है रेमेडी पहुंचाई जाए, तुरंत उनका जो है उपचार किया जाए। तो ये टीम 24 घंटे में ये है कि कहीं अगर दूर दराज इलाकों में जहाँ पे गली कूचे में हमारी टीम नहीं पहुंच पा रही है तो चेतक आरआरटी के माध्यम से तत्काल वहां पहुंचे, उनकी टेस्टिंग करें, उनकी कॉन्टैक्ट टेस्टिंग करें, उनकी टेस्टिंग करें, साथ में उनको दवा भी उपलब्ध कराएं। प्रशासन द्वारा जारी किए गए सरकारी आंकड़ों के मुताबिक जिले में अभी तक 100 से ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीजों की मृत्यु हो चुकी है, जबकि सरकार के दावे पर गांव वालों की आप बीती बड़ा प्रश्न चिन्ह है। राजधानी लखनऊ के मोहनलालगंज में
जगरौली गांव में जहां एक तरफ सैनिटाइजेशन हो रहा था, सरकारी महकमा लगा था, तो वहीं पास के ही गौरा गांव में मातम पसरा है, क्योंकि यहां पर 25 से 30 परिवारों ने अपनों को खोया, जिनमें कुछ कोरोना और कुछ उनके लक्षण से संक्रमित थे। साफ है कि जमीन पर सच्चाई उलट नजर आती है, जहां दावा तो होता है लेकिन कई परिवार ऐसे हैं जो कोरोना की भेंट चढ़ गए और अभी भी सरकार से मदद की गुहार कर रहे हैं। मोहनलालगंज से कैमरा पर्सन फहीम के साथ अभिषेक मिश्रा, आज तक। भारत में वैक्सीन संकट बहुत बड़ा है। भारत की आबादी के हिसाब से भारत में वैक्सीन उपलब्ध ही नहीं है। भारत ने कल जो वैक्सीन उपलब्धता का प्लान सामने रखा है, उसके मुताबिक 216 करोड़ डोज वैक्सीन अगस्त से दिसंबर के बीच मौजूद हो पाएंगी। यानी कि सरकार ने भी एक तरह से साफ कह दिया है कि इस साल के अंत तक ही पूरी वयस्क आबादी के वैक्सीनेशन का सपना पूरा हो सकता है। भारत में वैक्सीन के संकट के बीच कल रूस की वैक्सीन स्पुतनिक वी की पहली डोज लग गई है। हालांकि वैक्सीन की बाजार में उपलब्धता अगले हफ्ते से ही होगी। भारत में रूसी कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक वी की पहली डोज लगवाने वाले ये हैं डॉक्टर दीपक सापरा, जो स्पुतनिक वी के इंडियन पार्टनर डॉक्टर रेड्डीज लैब के बड़े अधिकारी हैं। सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी कसौली से क्लियरेंस मिलने के बाद डॉक्टर रेड्डीज ने हैदराबाद में स्पुतनिक वी का भारत में सॉफ्ट लॉन्च कर दिया है और अब अगले हफ्ते से भारत के बाजारों में इसकी पहुंच हो जाएगी। दीपक सापरा जी, ये पूछना चाहूंगी कि गुड न्यूज आया है, स्पुतनिक वी इंडिया में आ चुका है, लेकिन सवाल ये है कि इंडियंस को इस वैक्सीन में एक्सेस कब मिलेगा? वो कब इस वैक्सीन को यूज कर सकते हैं और कैसे यूज करेंगे? स्नेहा, ये स्पुतनिक वैक्सीन का पहला कंसाइनमेंट मई के महीने में आ गया है और इसको आज एडमिनिस्टर किया गया है कुछ लोगों को। पहले कुछ भारतीयों को स्पुतनिक वी एडमिनिस्टर कर दिया गया है आज। ये वैक्सीन अभी 1.5 लाख की क्वांटिटी में आया था। शुरू में जो आया है 1.5 लाख की क्वांटिटी है। ये एक पायलट क्वांटिटी है, ट्रायल क्वांटिटी जिसे हम कहते हैं, जिसको लेके हम अपनी सप्लाई चेन, अपनी कोल्ड चेन पूरी तरह से तैयार है कि नहीं, देश भर में हम उसका जायजा ले रहे हैं। ये करने के बाद अगले कुछ हफ्तों में और क्वांटिटीज आने वाली हैं। ये रशिया से और क्वांटिटीज आएंगी मई के महीने में, जून के महीने में, और मुझे पूरी उम्मीद है कि मिडिल ऑफ जून तक, जून के दूसरे तीसरे हफ्ते तक ये काफी मात्रा में भारत में उपलब्ध होगी, जिसके फलस्वरूप हम इसे भारत में कई जगह लेके जा सकते हैं और इसको लॉन्च कर सकते हैं। एक चीज जरूरी है यहाँ पे समझनी कि स्पुतनिक वी एक कोल्ड स्टोरेज प्रोडक्ट है। ये -18 डिग्री पे स्टोर किया जाता है और -18 डिग्री पे ही इसका ट्रांसपोर्टेशन भी किया जाता है। इस कारण से जहां जहां -18 डिग्री की कोल्ड चेन स्टोरेज हम एस्टैब्लिश कर पा रहे हैं अपने पार्टनर्स के साथ, जैसे हॉस्पिटल, बाकी हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, उनके साथ जहां जहां ये एस्टैब्लिश हो रहा है वहां पे ये पहले लॉन्च किया जाएगा। उसके बाद साथ ही साथ हम पूरा प्रयत्न कर रहे हैं कि इसे बाकी जगह लेके जाएं और उसे अगले कुछ हफ्तों में ले जाया जाएगा। मतलब सीधे तरीके से इस समय कुछ दिनों बाद ये केवल प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ही पाई जाएगी, इसके जो डोजेज हैं, और कुछ हफ्तों बाद ये सरकारी वैक्सीनेशन साइट्स में पाए जाएंगे? जी बिल्कुल, हमारा उद्देश्य ये है कि ये हर जगह पाई जाए। इसके लिए शुरू में कुछ वैक्सीन की मात्रा रूस से इंपोर्ट की जा रही है। साथ ही साथ भारत में इसे बनाने के लिए, भारत में इसका निर्माण करने के लिए पूरे प्रयत्न जारी हैं। स्पुतनिक वी का भारत में आना भारत की वैक्सीन रेस का हिस्सा है। कोरोना की दूसरी लहर के बीच भारत में इसकी मंजूरी मिल सकी, लेकिन अब स्पुतनिक वी से भारत में वैक्सीनेशन वाली जंग में एक बड़ी उम्मीद की जा रही है। Today is a historical day for both India and Russia. And Russia is standing together with India in this fight for COVID. We're increasing shipments of Sputnik V to India. We're increasing production of Sputnik V in India. भारत वैक्सीन की रेस में पिछड़ गया। बीते 7 दिनों में भारत में वैक्सीनेशन का औसत रोजाना 20 लाख डोज के आसपास है, जो भारत में वैक्सीनेशन की चींटी की रफ्तार कही जाएगी। भारत की चुनौती भारत की बड़ी आबादी हो सकती है, लेकिन विपक्ष के मुताबिक वैक्सीनेशन में भारत का पीछे रहना सरकार की गलत नीतियों का नतीजा है। वैसे तो सरकार ने वैक्सीन हासिल करने के लिए बीते कुछ दिनों में कुछ बड़े फैसले लिए हैं, लेकिन इस साल तक वयस्क आबादी को टीका लग पाएगा, इसमें संदेह है।
ऐसा तो नहीं है कि हिंदुस्तान में वैक्सीन की शॉर्टेज है। देखिए दिल्ली की अगर बात करें तो कई सारे सेंटर बंद करने पड़ गए हैं। तो लोगों के जहन में ये सवाल है कि कहीं ये जो अंतराल बढ़ाया गया है उसका कारण ये तो नहीं कि हिंदुस्तान में वैक्सीन नहीं है। ये मैं बार बार सुन रहा हूँ। अगर आप ध्यान से सोचें, अभी तक हमने 19 करोड़ डोजेस दिए हैं, जिसमें से लगभग 2 करोड़ को 2 डोजेस मिली हैं, बाकी 17 करोड़ लोगों को। महीने में जो सिंगल डोज वाले हैं जिनको कोविशील्ड मिलती है करीब 6-6.5 करोड़ डोजेस का है। तो जिनको भी मैं दे रहा हूं उसको दूसरी डोज तो देनी पड़ेगी। मैंने खाली 1 महीना डिले करने वाली बात करी, तो इतने बड़े देश के लिए 6 करोड़ डोज या 60 मिलियन डोजेस कोई खास मायने नहीं रखती हैं। इससे कोई बहुत बड़ा हमें असर नहीं पड़ेगा। हमारी जो वैक्सीन की कमी है उसमें कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो अगर हमें मान लीजिए 100 करोड़ का या 50 करोड़ का या 30 करोड़ का फर्क पड़ता तो मानने की बात थी। लेकिन अभी जो स्थिति है, हमारी जो जनसंख्या है, उसके हिसाब से हम चाहते हैं कि हमारे आम जनता को जो भी वैक्सीन दिया जाए उसका सर्वश्रेष्ठ फायदा पहुंचना चाहिए। जो प्रतिरोधक क्षमता है वो सर्वश्रेष्ठ पैदा होना चाहिए, और वही मुख्य कारण रहा है इस निर्णय को लेने के लिए। वैक्सीन बचाने के लिए हमारे पास इन छोटी मात्रा का कोई विशेष लाभ, क्योंकि जिसको एक लगी है उसको दूसरी लगनी है। अभी 1 महीने 2 महीने पे लग रही है, फिर 3 महीने पे, तो 1 ही महीने का डेफर हुआ तो कोई विशेष फर्क नहीं पड़ने वाला। वैक्सीन वाली चुनौती जब भारत के सामने है तब अभी भी कोरोना की दूसरी लहर मौजूद है। विशेषज्ञों के मुताबिक बिना वैक्सीनेशन हालात नहीं सुधरने वाले। भारत के सामने विकट स्थिति है। वैक्सीन है नहीं, लेकिन लगनी जरूरी है। अमेरिका तो मास्क से मुक्ति का ऐलान कर रहा है, लेकिन भारत में मास्क जरूरी ही नहीं, मजबूरी भी है। दिल्ली से मिलन शर्मा, ऐश्वर्या पालीवाल और स्नेहा मोरदानी के साथ आज तक ब्यूरो।